उसके आगे पॉइंट नंबर 17 है साउंड रिकॉर्डिंग एंड फंडामेंटल राइट्स। इफ़ द साउंड रिकॉर्डिंग इज़ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैन इट इज़ नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। अगर कोई ये साउंड रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो फिर इस तरह के एविडेंस को अदालत जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। ये बात याद रखें कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर उनकी वायोलेशन हो रही है तो फिर ऐसे एविडेंस को, ऐसे साउंड रिकॉर्डिंग जो आपने की होगी वो उसको आप एज ए एविडेंस अदालत में पेश नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। अब एक दो आदमी पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो आपस में बात करते हैं तो वो दोनों पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी जो एक कॉल रिकॉर्डिंग है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपनी अपनी कॉल को रिकॉर्ड, जो उनको कन्वर्सेशन किया है उसको भी सेव कर सकते हैं, या उन्होंने कॉल पे अगर बात की है तो उसको भी वो अपनी सबूत के लिए, एविडेंस के लिए आप ख़ुद रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब तो कंपनीज़ को भी इजाज़त मिल गई है कि वो किसी हद तक आपकी कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो वो पेश कर दें। तो पार्टिसिपेंट्स इन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में रिकॉर्ड सच कन्वर्सेशन एंड कैन यूज़ सच रिकॉर्डिंग इन एविडेंस। तो ये जो एविडेंस, ये जो रिकॉर्डिंग होगी वो बाद में अगर एज ए एविडेंस अदालत में पेश कर सकते हैं तो अदालत उनको जो है वो एडमिट करेगी। अगला पॉइंट है इसमें 19 ट्रिकिंग रिकॉर्डिंग। पुलिस obtained द स्टेटमेंट एज रिकॉर्डेड थ्रू फ्रॉड एंड ट्रिकरी वाज डिक्लेयर इनएडमिसिबल। अगर एक जो स्टेटमेंट है वो फ्रॉड से ली गई है, चाहे वो जिस तरह भी आपने रिकॉर्ड किया, अगर वो फ्रॉड और ट्रिकरी, आपने कोई ऐसी ट्रिक यूज़ की है जिस वो आपने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड अगर हो गई है तो उसके बाद आप उसको अदालत में ले जाते हैं तो वो एडमिट नहीं होगी क्योंकि वो इनएडमिसिबल है, अदालत उसको नहीं करेगी क्योंकि फ़्रॉड पे मबनी है, तो फिर अदालत उसको एडमिट नहीं करेगी। उससे अगला पॉइंट्स हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑफ सीडीज़। कंप्यूटर डिस्क और सीडी वाज अलाउड टू प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट एज एविडेंस। तो जो सीडीज़ होती हैं इसको कम्पैक्ट डिस्क भी बोलते हैं, तो ये जो सीडीज़ होती हैं ये भी अदालत में एज एविडेंस पेश की जा सकती हैं। उससे अगला पॉइंट्स हमारे पास आ जाता है मूवीज़ एंड फिल्म्स स्टेटस। मूवीज़ एंड फिल्म्स आर कंसिडर्ड एज डॉक्यूमेंट। अब ये एक डॉक्यूमेंट कंसिडर किए जाते हैं, हेंस आर एडमिसिबल एज एविडेंस, तो इनको एविडेंस के तौर पर पेश किया जा सकता है। फैक्ट्स रिपोर्ट्स थ्रू इंटरनेट और एडमिसिबल। अब इंटरनेट के ऊपर जो रिपोर्ट्स वगैरह पड़ी हैं वो भी एडमिसिबल हैं। स्टेटस ऑफ ईमेल इज़ एडमिसिबल एज एविडेंस इन द कोर्ट। ईमेल जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ईमेल के अंदर आपका टाइम, कब मेल आई, कब गई, तमाम चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर सेव हो जाती हैं और इसमें टैंपरिंग के बहुत कम चांसेस होते हैं। इस वजह से एक बहुत रिलायबल ये समझा जाता है, तो इसको एज ए एविडेंस अदालत में पेश किया जा सकता है और अदालत इसको एडमिट करेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉलीग्राफिक टेस्ट। अब ये एविडेंस ऑफ पॉलीग्राफिक टेस्ट इज़ ऑफ नो अवेल टू प्रोसिक्यूशन एंड कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। तो ये जो है कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, तो इस वजह से अदालत इसके ऊपर रिलाई नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डीएनए टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इट इज़ अ कंक्लूसिव प्रूफ बट इट इज़ नॉट एडमिसिबल इन ऑल केसेस। अब हो सकता है, अब ये जब वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट एडमिसिबल इन ऑल केसेस, तो ये एक एक्सेप्शन, जनरल एक बात करते हैं कि केस टू केस वेरी करता है। एक केस में अगर कुछ लगता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिनमें डीएनए टेस्ट जो है वो हो सकता है गलती से किसी और का हो जाए, या कोई जानबूझ के डीएनए टेस्ट उसमें ऐसा करना चाह रहा है कि किसी और को मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही हो, तो फिर इसको एडमिट नहीं किया जाएगा। वैसे आम रूटीन पे ये कंक्लूसिव प्रूफ है क्योंकि अगर आपका जिस जगह पे आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है उस जगह पे अगर जो ऑफेंडर है उसका एक बाल भी मिल जाए तो वो डीएनए टेस्ट से पता चल सकता है कि ये बाल किसका है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है।